हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ठोसों में विद्युतीय गुण, है ना। तो ठोसों में विद्युतीय गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखिए विद्युतीय गुण या चालकता जो है, ये चालक पदार्थ जो है ये 3 प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं चालक। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं दर्शाते हैं, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, रबर है, वो कहलाते हैं कुचालक। और वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का चालन कभी दर्शाते हैं, कभी नहीं दर्शाते हैं, इस कभी पे ध्यान देना क्योंकि आगे समझ में आएगा, उन्हें कहते हैं हम अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा आपको पता है यहाँ पे इकाई या मान के आधार पर याद रखना है हमें। ठीक है, तो आपको पता है कि चालकता क्या होती है? चालकता होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो चालकता बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/R। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम मोह बोलते हैं। तो हम यहाँ पे उसी के आधार पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ठोसों के विद्युतीय गुण में हम यहाँ पे ठोसों को 3 भागों में बांटते हैं। एक है चालक, पहला है चालक। तो ऐसे ठोस जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह दर्शाते हैं चालक कहलाते हैं, और इनकी चालकता का जो मान होता है वो 10⁴ से 10⁷। ठीक है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोह मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, दूसरे पदार्थ होते हैं वो होते हैं कुचालक पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का चालन नहीं दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं कुचालक पदार्थ। तो ऑब्वियस बात है, इनकी चालकता का मान नेगेटिव आएगा, तो इनकी चालकता का मान 10⁻⁻20 से 10⁻−10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और तीसरे प्रकार की जो टाइप है वो है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर या अपनी मूल अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, तो या फिर ताप बढ़ाने पर या अशुद्धि मिलाने पर चालकता दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो कुचालक होते हैं, बाद में चालक बन जाते हैं। तो उनकी जो वैल्यू आएगी पहले नेगेटिव और फिर उसके बाद आएगी पॉजिटिव। तो इनकी जो चालकता का मान है वो 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स के मध्य होता है। पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे धातुओं की चालकता को बैंड सिद्धांत के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो बैंड सिद्धांत होता क्या है, किसे बोलते हैं बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी? चलिए बात करते हैं संयोजकता बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी, धातुओं का बैंड सिद्धांत। ठीक है, चलो भाई हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा बैंड सिद्धांत की। अब ये बैंड क्या है? ये वो बैंड बाजा वाला बैंड नहीं है भाई, है ना। तो बैंड क्या है, हम बैंड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, बैंड थ्योरी के बारे में यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, देखो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि जब भी 2 परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो एक आणविक कक्षक बनता है साहब। ये कहता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी है जिसे बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। और आणविक कक्षक सिद्धांत ये कहता है कि जब भी 2 परमाणुवीय कक्षक संयोग करते हैं तो 2 ही आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, 2 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। एक तो वो जो बंध निर्माण के पक्ष की घटना होती है उन्हें हम बोलते हैं आबंधी आणविक कक्षक, और इसके उन कक्षकों की ऊर्जा का मान होता है कम। और दूसरा जो बंध निर्माण के पक्ष की घटना नहीं होती है लेकिन फिर भी उसमें बंध बनते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिबंधी आणविक कक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ऊर्जा का मान क्या होता है? उच्च होता है। तो MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार जब भी 2 परमाणु कक्षक संयोग करते हैं तो 2 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और इन कक्षकों की ऊर्जाओं का अंतर बहुत ही कम होता है। या फिर मैं कहूँ जब बहुत सारे परमाणु कक्षक भाग लेंगे तो बहुत सारे आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, और ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है। तो अणु पास पास आकर एक पट्टिका के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, और इस पट्टिका को नाम देते हैं हम बैंड, और इस थ्योरी को बोलते हैं बैंड सिद्धांत।
तो धातुओं की चालकता को हम बैंड सिद्धांत द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे या समझाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बैंड सिद्धांत होता क्या है। देखिए बेटा, अब हम इसे विद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, चालक बैंड क्या होता है या संयोजी बैंड क्या होता है। देखिए, किसी भी धातु का जो बाह्यतम कोश है वही इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, ओवरलैप करता है। तो बाह्यतम कोश जो अपूर्ण भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है या उस जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं संयोजी बैंड। ठीक है, या चालक बैंड। देखिए बेटा, मैं एग्जांपल लेता हूं, लिथियम धातु एटॉमिक नंबर 3, पहला कोश है 1s2, दूसरा कोश है 2s1। तो यहाँ पे पहला कोश जो पूर्ण भरा हुआ है और ये दूसरा कोश है जिसके अंदर आप देख रहे हो बेटा एक इलेक्ट्रॉन है। तो बंध निर्माण में भाग कौन लेगा, बाह्यतम वाला कोश। संयोग कौन करेगा, बाह्यतम वाला कोश। ओवरलैपिंग किसमें होगी, बाह्यतम वाला कोश में। तो हम इसे बोलते हैं संयोजी बैंड या चालक बैंड या चालन बैंड का नाम देते हैं। ठीक है, जो पूर्ण भरा हुआ है, देखिए कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, इसे बोलते हैं कुचालक बैंड, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। अब देखो, दो कक्षकों के बीच का जो स्थान होता है इसे बोलते हैं फोरबिडन जोन या निषिद्ध क्षेत्र, या फिर हम इसे बोलते हैं वर्जित क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, वर्जित क्षेत्र, क्योंकि वर्जित क्षेत्र ही डिसाइड करता है कि यह अर्धचालक बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वर्जित क्षेत्र सकड़ा है, मतलब दोनों कक्षक पास पास हैं, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। तो जब वो पहले कुचालक था और जब ऊर्जा पाई तो इलेक्ट्रॉन आगे जब मार गया, मतलब वो चालक हो गया। तो कुचालक चालक बनता है तो उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस बैंड सिद्धांत को 3 प्रकार से यहाँ समझेंगे। देखिए, जो संयोजी बैंड है, बाह्यतम बैंड है, या तो वो अर्ध भरा हो, आधा भरा हुआ हो, ठीक है, या किसी कक्षक से ओवरलैप कर सकता हो, संयोजकता बंध से ओवरलैप यहाँ पे हो सकती है। तो हम इसे आंशिक भरा हुआ या ओवरलैप बैंड है ना, इसे हम दोनों को बोलते हैं चालक बैंड, क्योंकि ये चालकता दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए, एक बैंड तो ये रहा खाली और दूसरा कक्षक ये रहा पूरा भरा हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे वर्जित क्षेत्र थोड़ा ज्यादा बना देता हूं। ये मैंने वर्जित क्षेत्र बना दिया है थोड़ा सा ज्यादा। तो जो वर्जित क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, हम उसे नाम देते हैं कुचालक बैंड। क्या नाम देते हैं बेटा, कुचालक बैंड। ठीक है, और अगर यहां पर दोनों कक्षकों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो कम है, मैं यहाँ पे कम ऊर्जा अंतराल डिनोट कर देता हूं, दर्शा देता हूं। ये देखिए, वर्जित क्षेत्र कम है तो ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप मार जाएगा, क्योंकि ये वर्जित क्षेत्र क्या है बेटा, नैरो है, सकड़ा है, छोटा है। तो ये कहलाता है कुचालक बैंड, और इसे ही हम धातुओं का बैंड सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए और आपको ये चीजें इजी वे में बड़े आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो जी आगे की बात कर लेता हूं। देख लीजिए एक बार वापस इसको। अब मैं आगे की बात कर लेता हूं आप लोगों से। देखो भाई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अर्धचालकों की, है ना। हम यहाँ पे बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालकों को हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो नेज अर्धचालक और एक अपद्रव्य अर्धचालक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले। सुनना भाई, ठीक है, तो वो उसके आगे का पार्ट है। पहले सुनो नेज अर्धचालक क्या होता है। पहले मैं बात कर लेता हूं नेज अर्धचालक। डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं इसकी, है ना। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक वो होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो परम शून्य ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु
ऊर्जा देने पर या ताप बढ़ाने पर उनके मध्य के संयोजी बंध टूट जाते हैं या उन जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो जाता है और वो चालकता प्रदर्शित करते हैं, तो ताप के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे नेज अर्धचालकों का नाम दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको, वो है अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक, ठीक है, और इसी के दो पार्ट है, एन प्रकार और पी प्रकार। पहले सुन लीजिए आप, अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं कोई बिगड़ता नहीं है उसे बिगाड़ा जाता है, ठीक है ना, कोई सीखता नहीं है उसको सिखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं कि ये शुद्ध अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनमें कोई अशुद्धि मिलाई जाती है तो ये चालकता प्रदर्शित करते हैं और इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो एन टाइप, एन प्रकार के अर्धचालक जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज वाले यौगिक, और दूसरा है यहाँ पर यही बनाएंगे हम पी टाइप, पी प्रकार के अर्धचालक। तो इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ठीक है, हमारे आवर्त सारणी के अंदर 3 ग्रुप है, 13, 14 और 15, 13, 14 और 15। 13वें ग्रुप के अंदर आते हैं ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड, और 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ। ठीक है बेटा, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्धचालक हैं वो इस 14 ग्रुप के एलिमेंट से ही बनते हैं, और इसमें चूंकि ये क्या है चतुसंयोजी, इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आता है, हम पूछते हैं जर्मेनियम में डोपित मतलब डूबा हुआ एल्यूमिनियम किस प्रकार का अर्धचालक है। दूसरा सुनना, सिलिकॉन डोपित आर्सेनिक किस प्रकार का अर्धचालक है। बस ये 2 चीजें समझनी है, बाकी और तो सारी लैंग्वेज सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए बेटा, जब चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाकर जब उसे ठंडा किया जाता है तो होता क्या है, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जब जर्मेनियम में सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो साजित हो जाएंगे, बचेगा 1, है ना। तो उस पूरे क्रिस्टल में 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा जो विद्युत धारा का चालन दर्शाएगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि वाले यौगिक। जो मैंने समझाया वो समझना आप। ऐसा आता है, देखो जर्मेनियम डोपित इंडियम किस प्रकार का अर्धचालक है, सिलिकॉन डोपित एंटीमनी किस प्रकार का अर्धचालक। तो एन टाइप और पी टाइप ये आपको समझना है, जो मैं यहाँ पे सामने स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एन टाइप भी बनाऊंगा बेटा और पी टाइप दोनों ही यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, सामने देखिए, ये चतुसंयोजी पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी लेते हैं, चतुसंयोजी, और आपको पता है संयोजकता इनकी क्या होती है बेटा, 4 होती है। ये लो साहब, मैंने इसको चतुसंयोजी ड्रॉ कर दिया। फिजिक्स में ये चित्र और भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें उस बंधित सहसंयोजक बंध द्वारा भी इसको डिनोट करते हैं, है ना, लेकिन हमें इससे ही पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम। दूसरा मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, चलो जी, ये मैंने 2 स्ट्रक्चर बना दिए। अब मैं पहले बात करूंगा एन टाइप्स की। ठीक है, जब चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी फास्फोरस की अशुद्धि मिलाकर ठंडा किया जाता है तो क्या होगा बेटा, फास्फोरस के पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है फास्फोरस के बाद तुमको जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब हम इसमें अशुद्धि मिलाकर ठंडा करते हैं तो होता क्या है, देखिए फास्फोरस की अशुद्धि मिलाकर ठंडा करते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो
सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनों द्वारा साजित हो जाते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में धारा का प्रवाह दर्शाता है, मतलब इसको चालक बना देता है। ठीक है, चूंकि आवेश वाहक या धारा वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, नेगेटिव, इसलिए हम इसे बोलते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जब चतुसंयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर ठंडा करते हैं, जरूर नहीं फास्फोरस आर्सेनिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अशुद्धि मिलाकर ठंडा करते हैं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो साजित हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में धारा का प्रवाह दर्शाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप, क्योंकि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेबल होते हैं और इसलिए हमें एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखो पी प्रकार। जब चतुसंयोजी, ठीक है, जहाँ सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी बोरोन की या एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाकर ठंडा किया जाता है, तो देखिए जब बोरोन मिलाऊंगा मैं बेटा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साजित हो जाएंगे, लेकिन एक होल बच जाएगा। अब होल को भरने के लिए पास वाला सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा तो यहाँ होल हो जाएगा, तो पूरे क्रिस्टल में धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। होल जो है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, पॉजिटिव, और धारा वाहक जो है ये छिद्र माने जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक इन्हें नाम दिया गया है। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, एन टाइप और पी टाइप दोनों को ही आपको यहाँ पे देखना भी है, पढ़ना भी है और मुझसे थोड़ी सी बात भी करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब हम यूजेस की बात करते हैं। अर्धचालकों के उपयोग, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अर्धचालकों का उपयोग, तो अर्धचालकों का उपयोग, पहला उपयोग है इसका एनपी संधि डायोड बनाने में, एनपी संधि डायोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं, एसी को, अल्टरनेट करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग देखिए, ट्रांजिशन के अंदर अर्धचालकों का बहुत उपयोग है। ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि अर्धचालकों की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस कर दिया जाता है, सैंडविच की समान दबा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की प्लेटें बनती हैं, एनपीएन प्रकार या पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर में जो प्लेट्स होती हैं वो यूज में आती है। और तीसरा है हमारे पास यूजेस, वो है सौर मंडल, सौर ऊर्जा के रूप में इसका विद्युत, मतलब ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा के रूप में हम यहाँ पर उपयोग करते हैं एन और पी प्रकार के संधि डायोड का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है ठोसों में चुंबकीय गुण। नेक्स्ट पॉइंट है ठोसों में चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सॉलिड, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है बेटा, अब देखिए चुंबकीय गुण जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन के घूमने से, घूर्णन करने से। तो आपको पता है कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 प्रकार से घूमता है, 2 प्रकार की गति दर्शाता है। एक तो वो अपने अक्ष पर घूमता है, उसे बोलते हैं अक्षीय गति, एक तो अपने कक्ष में घूमता है, उसे बोलते हैं कक्षीय गति, और एक अपने ही अक्ष पर घूमता है, उसे बोलते हैं अक्षीय गति। तो कक्षीय गति और अक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण से ही चुंबकीय गुण आते हैं। तो यहाँ पर कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, या चुंबकत्व या चुंबकीय प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसे हम म्यू द्वारा डिनोट करते हैं। म्यू होता है चुंबकीय आघूर्ण और जिसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है। तो इस आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय ठोस या अनुचुंबकत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ठीक है, अब अनुचुंबकीय कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान उच्च होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सोडियम और सोडियम प्लस में से अनुचुंबकीय गुण कौन अनुचुंबकीय होगा, कौन प्रतिचुंबकीय होगा, तो आप जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3s1, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2p6, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें युग्मित है। इसका मतलब ये तो होगा अनुचुंबकीय, ये होगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, सेकंड है प्रतिचुंबकीय ठोस। सेकंड, प्रतिचुंबकत्व या प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ। ठीक है, अब प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है। किन का होता है, कैसे होता है वो समझिए। ऐसे ठोस जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका चुंबकीय आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। कॉपर के ऑक्साइड, टाइटेनियम के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बहुत से ऐसे सॉलिड हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस। ठीक है बेटा, तीसरा है मेरे पास लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय, देखो लोह चुंबकीय में एक चीज आएगी जो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। लोह चुंबकीय में डोमेन आएगा। डोमेन क्या होता है बेटा, है ना, डोमेन होता है इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका या इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का तरीका, जिसे हिंदी में बोलते हैं संरेखण। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संरेखण। ठीक है, डोमेन। तो यहाँ पे लोह चुंबकीय पदार्थ पहले मैं समझाता हूं। ऐसे पदार्थ जिन पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इनमें इनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन लघु चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनका संरेखण या डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अधिक आकर्षित होता है, मतलब ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉनों का जो संरेखण है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ये आप समझनिए। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण अधिक लगेगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सुनिए ध्यान से। ऐसे ठोस जैसे फेकोनी, ठीक है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। वह चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन का संरेखण इस प्रकार होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लघु चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, चलो फोर्थ मेरे पास है यहाँ पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल आकर्षित होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखण एक दूसरे के विपरीत होता है, जो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करते हैं आंशिक रूप से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का संरेखण समझा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। इनका जो डोमेन है वो इस तरह से होगा। और मेरे पास जो लास्ट है फिफ्थ, वो है फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ।